अभी हम मेन मुद्दे पे ये जो आते रहे हैं, एरर्स इन आंसर्स। प्रश्नों में ऐसी गलतियां जहां पर दिख जाए कि आदमी में ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। तो अलग अलग कई साल से मैं बैठता हूँ, कई लोगों के इंटरव्यू देखे, दूसरे लोगों ने जितनी गलती लगाई सब मैं लिखते रहा करके ये हम कुछ प्रश्न देखें कि जहां पर लोग गलती करते हैं और इंटरव्यू पैनल बुरा मान जाती या उसको नेगेटिवली जज करती। आगे बढ़ने से पहले इधर भी डिस्क्लेमर। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया में ऐसा तमाशा कर सकते हैं कि देखो मृणाल पटेल तो कैंडिडेट्स को झूठ बोलने का सिखा रहा है कि इंटरव्यू में पास होना है तो तुम ऐसा झूठ बोलो, या फिर कि जो मृणाल पटेल ने कहा वो सोशल मीडिया में लिबरलिज्म के जो उदारमतवादी विचार चलते हैं उसके साथ वो मायने मतलब वो अलग चल रहा है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं या कुछ भी। तो पहली बात भाई, मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कुछ खास किस्म के स्टेटमेंट या जवाब इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल आपको नेगेटिवली जज करे। अभी आपको सच बोलना है झूठ, दैट इज अप टू यू, आई एम नॉट सेइंग कि तुम झूठ बोलो। तो ये मैं पहले बता दूं, बाकी सोशल मीडिया में तो कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर ही सकते हैं, तो वो तो ठीक है, बदनाम होंगे तभी तो नाम बनेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें एक तो बाय डिफॉल्ट आदमी वो सोचता ही है कि क्या ये स्टूडेंट इम्पार्शियली ऑफिसर के रूप में बिहेव करेगा कि नहीं। तो यानी आप कोई भी जवाब में अगर ऐसा हिंट भी दे देते हैं कि आपको एक कोई पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ, कोई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ थोड़ा बहुत भी रिजेंटमेंट, जेलसी, एंगर, हेट्रेड, कंटेम्प्ट है, दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। क्योंकि मान लीजिए आप IAS IPS बन जाते हैं और आपको मतलब दिमाग में ऐसा चलता है ये पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन या ये कॉलेज या ये पर्टिकुलर सिटी के लोग बहुत ही खराब होते हैं, तो फिर उसका अगर कोई आदमी आपसे मदद मांगने आए तो आप उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, डाउट रहता है। तो ये सब रिजेंटमेंट इंटरव्यू में नहीं, ऑफिसर ने हमेशा अपने दिमाग में जो है अपने पास रखना चाहिए, वो ही शुड नॉट बिहेव इट इन फ्रंट ऑफ विजिटर्स लाइक दैट। नाउ फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में लिखा हो कि मैं, मान लीजिए मैं कोई कंपनी में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ और फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल के रूप में नौकरी भी करता है, यूपीएससी की तैयारी भी, और इंटरव्यू में पहुंचा, कई लोग आते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। तो मतलब समझिए आपने बीटेक किया है, बीबीए, एमबीए, कोई ऐसा सब प्रोफेशनल कोर्स कि जिसके बाद ऐसी सब मैनेजर एग्जीक्यूटिव टाइप की जॉब आपके पास है, और वो सब यूपीएससी का फॉर्म ऐसा होता है उसमें आपने सैलरी भी लिखनी होती। तो अभी मान लीजिए आपने कुछ लिखा हो 25,000 रुपीज़ पर मंथ, तो वो देख के पैनलिस्ट कुछ भी आपको पूछ सकता है कि मतलब क्या आपको लगता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो IIT IIM वालों से कम मिल रही है। तो इसमें लोग भावुक हो जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है वो भावुक होकर जवाब बोलना शुरू करते हैं कि हाँ हाँ हमारे कॉलेज में भी सिलेबस और स्किल सेट तो वही सिखाया गया, लेकिन ये मीडिया और सोशल मीडिया ने हाइप बना के IIT IIM इज़ बेटर, तो ये सब इनइक्वालिटी के चलते मतलब यहाँ पर अच्छे जॉब और पैकेज नहीं मिल रहे। मेरे कॉलेज के कई साथी तो अमेरिका चले गए हैं और मैं भी इसीलिए सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब कि असली इज्जत और फुटेज उनको मिल रही है तो मुझे IAS बनना है, मतलब देश सेवा वगैरह नहीं है तो मेरे को मतलब पैसा कम पड़ रहा है। यू आर इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग दैट। प्रश्न में आपको ये नहीं पूछा वाई IAS, आपको कुछ और पूछा और आप बता वो रहे हैं। सो दिस इज रिजेंटमेंट, बिटरनेस। ये ऐसी बात है कि कल उठ के कोई IIT IIM का आदमी आपसे मदद मांगने आएगा इन योर कैपेसिटी एज IAS IPS, और आप उसको मतलब दुत्कार देंगे उसको, नहीं तुम बहुत सब हवा में उड़ रहे थे, मैं अब तुमको सबक सिखाता हूँ। वेल दैट इज नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो प्रश्न तो फिर जवाब हो क्या सकता है इस प्रश्न का, जब आपको ये पूछा जाए कि आपको लगता है आपको सैलरी कम मिल रही है IIT IIM वालों से। भाई पहली बात, आप नौकरी किधर कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जिसका खुद का प्रॉफिट 25 करोड़ है, तो वो तो आपको 5 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, वो तो 25,000 की सैलरी होगी ना। सो स्ट्रक्चर ऑफ द सैलरी डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। अब मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसका ये है, उस हिसाब से मुझे इतना मिलता है, सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक 7-8 पैकेज कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर या FMCG में कोई IIM वाला बैठा है। तो आपको अपनी कंपनी के बजट, टर्नओवर, पूरे सेक्टर का वॉल्यूम क्या है वो सब पता होना चाहिए, उस हिसाब से वो रैशनल जवाब दिखना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात है कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह, ठीक है एक ज़माने में IIT IIM को मिलता था, धीरे धीरे आज कई सारे अलग अलग कॉलेज में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और सबको ले जाते हैं, शायद उतनी सैलरी नहीं लेकिन ले तो जाती हैं। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाक रैंकिंग क्या चल रहा है, अभी वहाँ पर पैकेज क्या चल रहे हैं, वो सब आप पता कीजिए। ये ऐसी बात है मित्रों की, कई बार ये होता है कि आपने कॉलेज छोड़ के आपको 3-4 साल हो गए और आपके ज़माने में अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, प्लेसमेंट नहीं होते थे, लेकिन अभी होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा एक छवि बैठा है कि मेरे कॉलेज में नहीं होता है। सो देन यू शुड फाइंड आउट, क्योंकि कई बार ये होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर बैठे होंगे जिनको
अंदाजा रहता है, अच्छा ये स्टेट यहाँ की ये यूनिवर्सिटी वहाँ तो एवरेज इतना चलता है, तो तुम क्यों ऐसा नेगेटिव बोल रहे? सो डोंट शो रिजेंटमेंट और बिटरनेस टुवर्ड्स एनीवन, पहली बात। यही प्रश्न हम निकाले अभी कि इंजीनियर वालों का ये देख लिया सब, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, अभी यही सब एमबीबीएस फार्मा डेंटिस्ट में निकाले। कुछ बार मान लीजिए डेंटिस्ट कैंडिडेट आया और पैनल उसको पूछते क्या आपको लगता है कि एमबीबीएस के सामने डेंटिस्ट को कम रिस्पेक्ट और कम सैलरी मिलती है? तो वो भी भावुक हो जाते हैं और फिर सब कि हाँ एकदम सही बात है, और हमारा तो सिलेबस भी सेम है, नीट के बाद कट ऑफ भी सेम रहता है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एमबीबीएस जरा पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव है तो उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, और हम डेंटल काउंसिल में हैं तो वो इतने पावरफुल नहीं है, और यूपीएससी में भी आप पाएंगे कि डेंटिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं है और मेडिसिनल साइंस तो ऑप्शनल में है, और भारत के लोग सब गंवा रहे हैं, उनको पता नहीं कि डेंटल हाइजीन क्या होती है, इसलिए वो मतलब डेंटिस्ट को इज्जत नहीं मिल रही। ऐसा ही तो मतलब ये सब आप क्या दिखाए, आपको एमबीबीएस वालों से नाराजगी है, इसलिए आप आईएएस इसलिए बना है कि आपको नाराजगी है। दैट इज नॉट द राइट वे, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। उसी प्रकार फार्मासिस्ट को पूछा जाए आपको लगता है क्या रिस्पेक्ट और सैलरी कम है, तो वो भी भावुक हो जाते हैं। हाँ वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब वो इतनी असर्टिव नहीं जितनी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसलिए एक तरफ आप पाएंगे कि मेडिकल में होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस वगैरह, वो सब यूपीएससी एग्जाम लेती है ऑफिसर वाली जॉब मिले, लेकिन ऐसी कंबाइंड फार्मेसी सर्विस की एग्जाम नहीं होती, वो तो ग्रुप सी में मतलब रेलवे डिफेंस वगैरह छोटी छोटी नौकरी मिल जाए, सीधा डॉक्टर में तो ग्रुप ए वाली नौकरियां मिलती है। और यूपीएससी में फार्मेकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेडिसिनल साइंस है, सर्जरी वाला, और बीएससी केमिस्ट्री है, तो हमारा कुछ नहीं वगैरह। ये सब आप बोलना शुरू करते हैं, इट शोज दैट यू आर रिजेंटफुल, यू हैव सो मच बिटरनेस इन योर हार्ट, और फिर आप आईएएस बन के मतलब कोई डॉक्टर आया तो आप उसको धुतकार के निकाल देंगे, आप सही से उसकी मदद नहीं करेंगे। तो जवाब क्या हो सकता है भाई? आप अमेरिका कनाडा में जाके पूछो वहाँ क्या डेंटिस्ट की इज्जत है, वहाँ फार्मासिस्ट की इज्जत है, तो जवाब है बहुत इज्जत है, बहुत पैसा कमाते हैं, नोट छापते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की पब्लिक ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वहाँ सब लीगल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऐसा है कि मतलब डेंटल इंश्योरेंस प्लान और उसका फार्मेसी की सब रजिस्ट्री और रिटेलिंग और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के ये पावर्स, तो वो सब चीज़ें जब तक भारत में नहीं है तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी। तो जब भारत धीरे धीरे एडवांस इकोनॉमी बनेगा तो भविष्य में डेफिनेटली भारत के भी फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट को उतनी इज्जत और सैलरी मिलेगी। ऐसा आप कुछ पॉजिटिव आउटलुक में सोच के बता सकते हैं, रादर देन सेइंग कि वो सब लोगों से हमको बहुत नाराजगी है। आगे एमबीबीएस, कई बार एमबीबीएस डॉक्टर का इंटरव्यू ये यूपीएससी में आए, मॉक इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाए क्या आपको लगता है कि पेशेंट और उनके रिलेटिव आजकल डॉक्टरों के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत भावुक हो जाते हैं कि हाँ ये सब रेसिडेंशियल डॉक्टर के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, और ये मतलब कि पेशेंट के रिलेटिव आके दंगा करते हैं और बहुत मारपीट करते हैं, और उसके खिलाफ एक अलग से कानून होना चाहिए। जब आप ऐसा सब बोलना शुरू करें तो पैनल काउंटर में भी प्रश्न निकाल सकता है कि भाई वो वाला केस आया था कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड में ऑपरेशन करने की जगह कुछ राइट हैंड में कर दिया है उल्टा, या बच्चों को स्विच कर दिया पैदा होने के बाद, या इंजेक्शन जो डॉक्टर ने लगाना था कंपाउंडर को बोल दिया था और उसने गलती की और आदमी मर गया। ऐसे अलग अलग कई केस इधर उधर निकलते ही रहते। सो देन दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू ऑन द अदर साइड। तो फिर इसका जवाब क्या हो सकता है भाई? आप सोचिए कि क्या अलग से डॉक्टर बचाओ कानून होना चाहिए? इंडियन पिनल कोड में सब है, पब्लिक सर्वेंट और ये सब सौहार्द और मारपीट नहीं करे उसका, तो पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। और ये जो हिंसा होती है इट इज़ रिग्रेटेबल, दुखनीय है, निंदनीय है, और सिर्फ डॉक्टर के साथ हो रही है ऐसा है क्या? नहीं, रोड रेज भी होती है, किसी को ट्रैफिक सिग्नल में ओवरटेक कर लो तो वो भी गुस्सा होकर बंदूक चला दे, कोई गारंटी नहीं आपकी जिंदगी की। सो वी नीड टू कंटेन दिस कल्चर ऑफ वायलेंस, नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स बट फॉर एवरीवन इन इंडिया, पहली बात। दूसरा, ये कई बार पेशेंट और उनके रिलेटिव में ऐसी एक नेगेटिव छवि चलती है कि सब डॉक्टर लोग मतलब पैसा ही लूटने के लिए बैठे और हमारा भला नहीं करेंगे। सो इट रिक्वायर्स सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव स्टोरी को हाईलाइट किया जाए कि डॉक्टर नर्स उनका भी दिल होता है, वो भी काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ये ऐसी बात है मित्रों, अगर आपको मैं दो शब्द दूं, बस कंडक्टर और एक पुलिस कांस्टेबल, तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? नहीं नहीं, बस कंडक्टर तो अच्छा होता है, पुलिस कांस्टेबल वो तो रिश्वत लेता होगा। तो ऐसा है क्या? तो कांस्टेबल भी अच्छा काम कर सकता है, कंडक्टर भी, लेकिन कंडक्टर की छवि शायद अच्छी क्यों हो सकती है? क्योंकि कई बार ये पता चलता है कि पैसों से भरा बड़ा सा बैग किसी का बस में छूट गया और फिर वो कंडक्टर ने वापस किया, जिसको सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में काफ़ी बार हाईलाइट किया जाता है। तो हम ये सोचते हैं अच्छा कंडक्टर लोग अच्छे होते हैं। पुलिसमैन भी पैसा वापस करते होंगे, लेकिन वो
हाईलाइट किया होगा लेकिन वो दब जाता है, नेगेटिव न्यूज़ को बहुत पूरा दिन चलाते रहो आप। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू थिंक इन दैट वे, नहीं कि बस हर जगह रिसेंटमेंट और बिटरनेस और घृणा कड़वाहट नहीं दिखानी है। फिर कई बार ये होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट सर्विस एग्जाम में कुछ विद्यार्थी पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, सेक्शन ऑफिसर, डीवाईएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और फिर वो वापस यूपीएससी दे के ग्रुप बी, ग्रुप सी में से अभी ग्रुप ए उनको बनना है। ऐसे लोग भी इंटरव्यू देते हैं। अभी वो क्या गलती करते हैं? अभी सबको आप ऐसी बार पूछा जाता है, सब सपोज ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपको लगता है कि आईएएस और आईआरएस ऑफिसर अपने स्टाफ को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, बहुत काम कराते हैं, फालतू के सब प्रोजेक्ट करवाते हैं वगैरह, डू यू थिंक सो, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तो कुछ लोग बाउक हो जाते हैं, हाँ यही है, सब आईआरएस मतलब इंसान हमको समझते ही नहीं है, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो मतलब हमको गुलाम की तरह रखते हैं, इसीलिए मुझे ग्रुप ए ऑफिसर बनना है और मैं सिस्टम को अंदर से ठीक करना चाहता हूँ। वो मतलब झंडा झंडा उठाना है उसको, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है भाई? हर एक आईएएस आईआरएस का ऐसा होता है, कुछ होते हैं, सब ऐसे नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑफकोर्स मतलब ये सरकारी नौकरियों में देयर इज स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, यस सर, बैठना है उठना है सब, सो इट विल बी देयर, बट अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क एज अ टीम, और वो सब टीम लीडर हैं तो उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। तो उसका जवाब मतलब सोच समझ के देना है, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह पर अपनी घृणा और वो सब दिखाना शुरू करो। फिर ऐसे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी राज्य सरकार में नौकरी किया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कुछ, उनको ये पूछा जाए व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन योर डिपार्टमेंट, आपके विभाग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो पहली बात, उस वक्त कुछ लोग ये कहते हैं सर मे आई हैव अ मोमेंट टू कलेक्ट माई थॉट्स, मुझे थोड़ा समय मिल सकता है, 1-2 मिनट में सोचना चाहता हूँ। तो ये इधर ही आपका पत्ता मतलब बहुत वीक हो गया। आप विभाग में 2 साल 3 साल 5 साल से काम कर रहे हैं और आपको सोचना है अभी कि क्या समस्या है और बताना है, भाई आपको पहले से पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए, उसकी भी लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि वो उसमें से क्या फॉलोअप क्वेश्चन निकल सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर स्लो है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, दिस इज अ कॉमन थिंग, हाँ तो वो बोल सकते हैं। लेकिन शब्दों में जरा ऑफिसर लाइक क्वालिटी, हमारे कंप्यूटर एकदम बोगस हैं, चलता ही नहीं, देट शुड नॉट बी द वे यू आंसर टू द पैनल, आउटडेटेड है, स्लो है। हमारे विभाग में लिटिगेशन ज़्यादा है, टैक्स टू जीडीपी कम कलेक्ट हो रहा है, हाँ तो वो सब भी सही वैलिड है। फिर कुछ लोग उल्टी दिशा में जाते हैं, हमारे ऑफिसर हमको बहुत ज़्यादा कलेक्शन टारगेट देते हैं, फिर ये अलग अलग हमारे स्टेट गवर्नमेंट में गरीब कल्याण उत्सव के नाम पर पूरा दिन काम करवाते रहते हैं कि गरीबों को लेके आओ, नेताजी आने वाले हैं, हम काम नहीं कर पाते, और मतलब प्रमोशन है वो अटका हुआ है, एचआर पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये वो, भाई वो सब आपकी जो कंप्लेन माइंडेड चीज़ें हैं, वो ऐसा ही मैंने आपको आगे बताया, वो बीएसएफ का आदमी वो जो सोशल मीडिया में अपलोड किया, पैनल के दिमाग में एक फ्रेम है आइडियल ऑफिसर कैसा होना चाहिए, सो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हाईलाइट, व्हाट टाइप ऑफ वे यू हाईलाइट द थिंग्स, वो आपने सोचना है कि वो पैनल क्या सोचेगी जब आप ये सब बोलना शुरू करेंगे। एक प्रश्न, मान लीजिए कोई पहले से गवर्नमेंट में ये ग्रुप बी ग्रुप सी में बैठा है, नौकरी कर रहा है, और वो वापस आया, उसको आईएएस की जॉब चाहिए। सपोज उसको ऐसा पूछे, टेल मी अबाउट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन इन योर डिपार्टमेंट, संस्थागत रूप से जो बैठ चुका है, आप जो भी मतलब राज्य सरकार में वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या पुलिस डिपार्टमेंट है या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, बताइए भ्रष्टाचार कितना है आपके विभाग में? तो कुछ लोग संभल जाते हैं, उनका जवाब ये होता है सर आई बैक टू डिफर, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन का मतलब क्या है? नीचे से हफ्ता वसूलते हैं और ऊपर तक जाता है, ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं इंडिविजुअल करप्शन, कुछ लोग खराब हैं और पकड़े जाते हैं तो वो बात सही है, लेकिन पकड़े जाते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में किसी को लीनियंसी नरमी से काम नहीं किया जाता, और ये आजकल तो सब ऑनलाइन काम हो रहा है, तो फेस टू फेस असेसमेंट तो होता ही नहीं, मतलब ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही है, तो करप्शन के टच पॉइंट कम हो गए हैं, तो इंडिविजुअल करप्शन भी धीरे धीरे कम हो रहा है वगैरह वगैरह। और फिर उससे ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी का ये इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग का ये इंडेक्स वगैरह वगैरह, यू कुड एक्सप्लोर लाइक दैट। कुछ लोग शुरू हो जाते हैं नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है इसलिए मुझको आईएएस बनना है, तो भाई तो फिर तुम नौकरी क्यों करते हो, झंडा ले लो ना। अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन के सर्वे होते हैं,
जैसे सपोज गुणोत्सव या ऐसा कुछ हो कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, मतलब जो पहले से ये सेक्शन ऑफिसर वगैरह स्टेट सर्विस में काम कर रहा है और अब यूपीएससी इंटरव्यू में जा रहा है और उसको ये प्रश्न आ रहा है कि ये मतलब आपके स्टेट में तो होता है सब एजुकेशन सर्वे, लेकिन उसमें तो वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऐसा अलग से एनजीओ वाले निकालते हैं तो कुछ अच्छा नहीं है, और आपकी सरकार स्टेट गवर्नमेंट बोलती है बहुत अच्छा है, सो हाउ इज दैट पॉसिबल। तो उधर भी कुछ लोग लग जाते हैं, हाँ वो सब ये मैनिपुलेट हो रहा है और वो डेटा सरकार का सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो डेटा सरकार का सही नहीं तो आप यू थिंक ऑफ दैट हाउ यू आर क्रिएटिंग द इम्प्रेशन अबाउट योर डिपार्टमेंट इन फ्रंट ऑफ द पैनल, और उस हिसाब से वो पैनल आपके बारे में क्या सोच रही है कि जब आप खुद उस डिपार्टमेंट के आईएएस बनेंगे तो आप क्या करने वाले हैं मीडिया के सामने। फिर कुछ और यही सब नाराजगी और खपा हूं मैं पूरी दुनिया से, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया, मान लीजिए ऐसा प्रश्न है। यूजुअली ऐसा प्रश्न कैसे आता है, आपने ग्रेजुएशन किया हो मान लीजिए 3 साल पहले, और अभी आप जा रहे हैं इंटरव्यू में और ये 3 साल तक सब ब्लैंक है, ना वर्क एक्सपीरियंस है ना ही कुछ है, और कुछ प्रश्न पूछे आपने सही जवाब नहीं दिया और फिर पैनल फिर उसका ध्यान गया तो वो आपको ये पूछ रहा है व्हाई हैव यू नॉट डन पीजी आफ्टर योर बीटेक, एमटेक क्यों नहीं किया, बीटेक के बाद एमटेक क्यों नहीं किया, ऐसा जैसे ही पूछो तो कुछ लोग इतना मतलब नाराज हैं और खफा है पूरी दुनिया से। सर वहां पर प्राइवेट सीट में बहुत पैसा लेते हैं, वहां पर गेट और मेडिकल और फार्मा की पीजी एंट्रेंस में सब टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और मेरी कॉलेज में वो सब सिखाया नहीं गया, और वैसे भी जॉब मार्केट में तो बीटेक से ज़्यादा आप एमटेक करें तो ज़्यादा सैलरी मिलती है ऐसा कुछ नहीं है, और ये वाले में ऐसा पैकेज है करके वो पूरी दुनिया का रोना धोना उधर शुरू करता है। दैट इज नॉट हेल्पिंग योर केस, मतलब यू आर अ रिजेंटफुल पर्सन। जॉब क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, एंड प्रेफरेबली मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके साथ करूँगा, या मैंने ये बी कॉम किया तो एम कॉम करूँगा वगैरह वगैरह। तो हमेशा मेरी तो एडवाइस रहती है इग्नू में डिस्टेंस एजुकेशन वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उस हिसाब से कोई दूसरे डिस्टेंस एजुकेशन में मिल रहे हो तो कर जाओ। इग्नू में इस बार मजा क्या है पता है आपको, आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम ज्वाइन किया हो तो ईयर 1 की एग्जाम देनी होती है, लेकिन देनी नहीं है कोरोना के चलते, सीधा सबको वो ईयर 2 में भेज दिया कि आप ईयर 2 का एग्जाम दे के पास हो गए तो ईयर 1 में भी पास माने जाए, डिग्री पूरी। तो मतलब एक के दाम पे दो। तो सोचिए वो कोरोना में जैसे शेयर बाजार में कुछ लोगों का नंबर लग गया आईटी फार्मा सेक्टर में डाल के पैसा, इधर भी है। तो थिंक ऑफ दैट, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म।